हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रूट। तो आज हम लोग अच्छे से देखेंगे कि फ्रूट क्या है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। एक भी पॉइंट जो मिस मत करना आप लोग, क्योंकि आगे बहुत सारी अच्छी चीज जानकारियां मिलने वाली है। खास करके एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग इग्नोर कर देते हो, वो भी मैंने यहाँ कुछ इंक्लूड्स किया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के अंत तक ये वीडियो देखिएगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब अपने एमसीक्यूज वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह बना, तो आई होप कि बहुत ज्यादा मदद करेगा ये टॉपिक। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इससे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद ही मेरे नोटिफिकेशन जो है वो लेटेस्ट वीडियो के आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ जो फ्रूट है, व्हाट इज फ्रूट? तो फ्रूट क्या होता है बच्चों? तो फ्रूट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग जनरली फल वर्ड जब भी यूज करते हैं तो किसी भी फल को हम लोग मतलब किसी भी जो पार्ट है, जो भी एडिबल वेजीज हैं, उनको हम लोग फल बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ था तो उस दौरान जो है वो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी फ्रूट बनेगा तो आपको ये याद रखना है, इसको आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट आउट कर लेना है कि फ्रूट जब भी बनेगा वो ओवरी से बनेगा और ओवरी के मैच्योर होने के बाद ही बनेगा। तो यहां देखो आप लोग, ओवरी जो है ये क्या है? ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। ओवरी जो है यही आपका जो है वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होगा। फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। और ये जो फल है, ये कोई भी जो फ्रूट होगा वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होगा। सबसे बाहर का जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प या इपिकार्प। मिडिल जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेसोकार्प। और जो सबसे अंदर का जो लेयर होगा दैट इज द एंडोकार्प। अभी जो फ्रूट का एडिबल पार्ट है, ये सारे फ्रूट्स में अलग अलग हो सकते हैं। किसी का एपिकार्प एडिबल हो सकता है, किसी का मेसोकार्प एडिबल हो सकता है, किसी का एंडोकार्प एडिबल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यही है कि जब भी फ्रूट बनेगा दैट विल बी ऑफ मैच्योर्ड ओवरी। ओवरी को छोड़ करके हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे फ्रूट के लिए। तो फ्रूट जो है, फ्रूट में भी फ्लैशी। अब ये जो फ्रूट है ये फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे कि गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, या फिर ये ड्राई भी हो सकता है। तो ड्राई का जो एग्जांपल है दैट इज द ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। और ये जो एग्जांपल लिए है मैंने, देखने में तो आसान है बिल्कुल, लेकिन ये जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में दिए हुए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग इग्नोर कर देते हो और वही नीट में उठाकर पूछ देता है। फिर आप लोग कहते हो कि मैंने तो पॉइंट पढ़ा था, ये पढ़ के ये पॉइंट मैं पढ़ के गया था, लेकिन फिर भी ये छूट गया। तो छूटने का कारण ये है कि एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ते तो हो, लेकिन आप एक ओवरऑल पढ़ते हो, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं पढ़ते हो। और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आज मैं इंक्लूड किया हूं जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, और गारंटीड है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उस पॉइंट को आप लोग छोड़ देते हो और वहां से उठाकर क्वेश्चन पूछ देता है। और अगर अभी तक नहीं पूछा है तो ये पूरा चांसेस बनता है कि नीट के क्वेश्चंस में आगे जाकर के ये क्वेश्चन ऐड हो सकता है, उसकी संभावना काफी ज्यादा है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। फ्रूट। फ्रूट जो है वो 2 तरीके का होता है, एक है आपका ट्रू फ्रूट, दूसरा है आपका फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट क्या है? तो ट्रू फ्रूट डायरेक्टली ओवरी से मैच्योर होगा। ट्रू फ्रूट ओवरी से मैच्योर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक सिंपल सा है, मैंगो। फॉल्स फ्रूट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप्स फ्रॉम द पार्ट अदर देन ओवरी। ये जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट है, इसका जो पार्ट है वो ओवरी को छोड़ करके कोई और पार्ट हो जाए। तो हो सकता है कि मैच्योर हो जाए, एडिबल हो जाए। जैसे कि एडिबल पार्ट की बात करें, कुछ एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे। तो एप्पल है, तो एप्पल का जो एडिबल पार्ट होगा दैट विल बी द थैलेमस। थैलेमस याद होगा आप लोगों को, फ्लावर हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स उसका देखा था। तो सबसे बेस पे जो ओवरी के बेस पे जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलेमस कहलाता है। गुआवा हो या स्ट्रॉबेरी हो, इन तीनों के केस में जो एडिबल पार्ट है दैट इज द थैलेमस। एंड इन केस ऑफ लीची दैट इज द एरिल। एरिल इज नथिंग बट द थैलेमस, ठीक है। एरिल भी एक तरीके का थैलेमस ही है जो सीड को ओवरलैप कर लेता है। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप लोगों को याद रखना। अब यहां देखिए, एक टिपिकल छोटा सा एक फ्रूट बना दिया मैंने। दिस इज द मैंगो का फ्रूट। तो ये जो पेरिकार्प है दैट इज द एपिकार्प, इट इज द आउटर कवरिंग, जिसे हम लोग छिलका कहते हैं। ये जो छिलका हो गया दैट इज द पेरिकार्प।
मिडिल जो है पार्ट मेसोकार्प दैट इज एडिबल इन केस ऑफ मैंगो, तो मैंगो के केस में जो है मेसोकार्प एडिबल होगा। और ये जो एंडोकार्प है इट कंस्टिट्यूट्स द सीड। मैंगो इज अ मोनोकार्पेलरी फ्रूट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, या फिर आई बटन जो है वीडियो के ऊपर उसको क्लिक कीजिए, तो वहां पे आप आई बटन में जाकर के बहुत सारे जो सेक्शंस इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको आप लोग देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? इस दो वर्ड में हमेशा ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चंस कितने बार आए हैं, कितने बार भी पूछे गए हैं। अमूमन मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो ये जो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस है, तो इन दोनों वर्ड्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों जो वर्ड है वो होमोफोनिक है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? जब भी वर्ड आएगा कार्पी दैट विल बी फॉर फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पी क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सॉरी, दिस इज फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट बन गया है लेकिन वो बना बिना ही फर्टिलाइजेशन के, मतलब वहां मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ और बिना फ्यूजन के ओवरी जो है वो मैसिव हो गया, बड़ा हो गया और वो बन गया फ्रूट। और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर आर्टिफिशियली देखा जाए तो आर्टिफिशियली इंड्यूस होता है हार्मोन्स से। तो हार्मोन्स जो है वो पार्थेनोकार्पी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑक्सीजन जो है ये कुछ कुछ फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी लाने का काम करता है। एग्जाम्पल हो गया इसका बनाना हो गया। इसके अलावा अगर आप देखिए ग्रेप्स, तो ग्रेप्स भी एक तरह का पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। नेक्स्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? तो बच्चों याद रखोगे आप लोग कि पार्थेनोकार्पी फ्रूट के लिए है और पार्थेनोजेनेसिस जो है वो सीड के लिए है। याद रखना बच्चों, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है ये सीड के लिए होता है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी इज फॉर फ्रूट एंड पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर सीड। अब यहां देखिए आप लोग, यही सारे पॉइंट जो है वो आप लोग मिस कर देते हो। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट है उसके सबसे लास्ट पेज में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप लोग मिस कर देते हो। अभी तक तो ये पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे चल करके ये नीट के एग्जाम में पूछ दे। तो आपको ये याद रखना है, ओल्डेस्ट सीड, अभी तक का सबसे पुराना जो सीड है दैट इज द ल्यूपिनस एरेक्टिकस। तो ल्यूपिनस एरेक्टिकस जो है ये ओल्डेस्ट सीड है जो एक्सकैवेट किया गया था, निकाला गया था आर्कटिक टुंड्रा से। अब ये जो सीड है इसके बारे में क्या खासियत है, इसकी खासियत क्या है? तो एक वर्ड है डॉर्मेंसी। व्हाट इज डॉर्मेंसी? तो डॉर्मेंसी का मतलब होता है किसी भी सीड का इनएक्टिव स्टेट। अगर उसको वाटर से दूर रख दिया जाए, जैसे चना, मार्केट से हम लोग चना लेकर आते हैं और चना को 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 महीना अगर रख दें तब भी वो जो है जर्मिनेट नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते हैं, पानी को सोक करने के बाद उसका जो सीड है वो एक्टिव हो जाता है। वाटर को सोक करने के बाद कुछ एंजाइम्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं जिस कारण से सीड जो है वो ग्रो करता है, लाइव हो जाता है। तो जब तक उसको उसके क्रिटिकल फैक्टर्स से दूर रखा जाए, लिमिटिंग फैक्टर से दूर रखा जाए, तब तक वो डॉर्मेंट स्टेट में होगा सीड। तो डॉर्मेंसी वर्ड का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सीड, जब तक कि उसको उसके लिमिटिंग फैक्टर से दूर रखा जाए। तो ओल्डेस्ट जो सीड है दैट इज ल्यूपिनस एरेक्टिकस और इसको एक्सकैवेट किया गया, निकाला गया आर्कटिक टुंड्रा से। इट्स सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स। ये सीड 10,000 सालों से यहां पे पड़ा हुआ था आर्कटिक टुंड्रा में, लेकिन जब इसको निकाला गया, जब इसका एज एस्टिमेट किया गया तो 10,000 साल हो गए थे उसके, और उसके बाद भी जब उस सीड को जर्मिनेट कराया गया तो वो प्लांट फ्लावर कर गया। इसका मतलब ये है कि उस ठंडे वातावरण में उस सीड को उतना नॉर्मल, उतना ऑप्टिमम फैक्टर्स मिला नहीं, जिस कारण से वो दबा का दबा रह गया बर्फ के अंदर। लेकिन जैसे ही उसको निकालने के बाद उसके सीड को जब फैक्टर्स दिए गए, जैसे वाटर हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, जब दिए गए तो वो ग्रो कर गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसी तरीके से एक और सीड है दैट इज द फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा।
व्हाट इज फिनिक्स डेक्टेलिफेरा? इट इज डेट पाम। तो डेट पाम जो है उसका सीड जो है, ये भी रिसेंट रिकॉर्ड से पता चला है कि 2000 सालों में 2000 सालों तक ये गड़ा हुआ था। और जब भी इसको एक्सकैवेट किया गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू किंग हेरोड के पैलेस से, जो कि डेड सी के पास था, और उसको फिर से ग्रो कराया गया तो वो ग्रो कर गया। तो ये 2 पॉइंट्स जो है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। ये कहीं और किसी और बुक के पॉइंट, किसी रेफरेंस बुक के पॉइंट नहीं है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप कीजिएगा तो ये जो पॉइंट्स है वो मिस हो जाएंगे आपसे। तो मेरे हर वीडियो को इसी तरीके से देखा कीजिए, बिना स्किप किए हुए, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लीव करें, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, पक्का रिप्लाई करूंगा। तो फिर अब तक के लिए, आज के लिए जो है वो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बच्चों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना से बचे रहें। तब तक के लिए